ओल्ड इज गोल्ड ये कहावत यूं ही मशहूर नहीं है, बदलते वक्त के साथ पुरानी चीजों को नई रिप्लेस कर देती है। लेकिन अक्सर पुरानी चीजें लौट कर आती हैं। अब पुराने फैशन की बात कर लीजिए या फिर पुराने गाने या पुरानी फिल्में, सबका क्रेज कभी ना कभी फिर से लौट कर आता है। शेयर बाजार में भी नए नए कारोबार के साथ नई नई कंपनियों का उदय होता है, लेकिन मार्केट में बदलते ट्रेंड के बीच पुरानी कंपनियां भी अपने कारोबार में मजबूती से जमा होती हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि कई गुना रिटर्न देने का दम सिर्फ न्यू एज स्टॉक्स में होता है, तो आप अपनी ये धारणा बदल लीजिए। शेयर बाजार में भी ओल्ड इज गोल्ड का फॉर्मूला बखूबी लागू होता है। पुरानी कंपनियों के प्रदर्शन की कहानियां सुनिए, आपको यकीन हो जाएगा कि पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हाल फिलहाल में एक नया प्रचलन चलता हुआ दिखाई पड़ा है कि जो भी पुरानी फिल्में हैं वो दोबारा से रिलीज होनी शुरू हुई हैं। कुछ फिल्मों के नाम आपके सामने रख देता हूं जहां पर दोबारा आपको रिलीज होते हुए दिखाई पड़े, जैसे दीवार हुआ, लैला मजनू हुई, तुम्बाड़ हुई, मैंने प्यार किया हुई, सबको पता ही है। RSTDM जैसी फिल्म दोबारा हुई, रिलीज़ हो रही है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये दोबारा रिलीज़ होते हुए दिखाई पड़ रही है। बाजीगर जैसी फिल्में ये दोबारा रिलीज़ होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो सिनेमा में आपको वही पुरानी बहुचर्चित फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में, अपने समय की एक लाजवाब फिल्में दोबारा रिलीज़ होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड पकड़ रहा है ताकि दोबारा से सिनेमा में पिकअप आता हुआ दिखाई पड़े। तो हमने सोचा कि ज़रा इसके ऊपर भी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि एक अहम मुद्दा भी है और इसके जुड़ी हुई बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पिक भी हो जाएगा इसी के बहाने। तो हमने तीनों जानकारों को अपने जोड़ लिया, जो कि पुरानी फिल्मों के शौकीन भी हैं और साथ साथ स्टॉक पिकिंग में तो महारथी है ही। गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेश सर मौजूद हैं, साथ ही साथ नरेंद्र सोलंकी सर मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे इस टॉपिक पर भी और बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक पिकिंग पर भी। गौरांग सर, आप तो बहुत ज़्यादा पुरानी फिल्मों के भी शौकीन हैं, पुरानी चीज़ों के भी शौकीन हैं, पुरानी बाइक भी आपके पास है, रॉयल एनफील्ड। हेयर स्टाइल भी आपने बहुत सालों से यही मेंटेन करके रखा हुआ है। सो कैसा लग रहा है ये ट्रेंड अगर दोबारा रिवर्स हो रहा है तो? देखो है क्या कोई फिल्म इनमें से? आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। और आज के तारीख में भी अगर आप, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, किसी युवा को भी अगर आप सुनेंगे तो वो ज्यादातर पुराने फिल्मों के गाने गुनगुनाने का प्रयास करेगा। लय और रिदम मेल जोल करे या ना करे, लेकिन कम से कम वो गुनगुनाने का मन करता है। आज के तारीख में भी अगर किसी चैनल पर पुरानी हिंदी चित्रपट अगर आ जाती है तो हम समय निकाल करके उसको फिर से दोबारा देखने का प्रयास करेंगे, भले हमने पहले देखी हो या ना देखी हो। आजकल की फिल्में और गाने मेरे ख्याल से मेरी तो समझ के बाहर है और मैं ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता हूं। और एक अरसा हो गया मैंने थिएटर में जाकर के आजकल की जो फिल्में आती वो जाकर के देखी। पिछली फिल्म जो मैंने देखी थी वो 3 इडियट्स थी, करीबन 12-13 साल हो गए उसको भी। तो पुरानी चीजें का एक मकसद होता है और उनका एक खुद एक उनकी एक छाप होती है, उनकी पहचान होती है। और ऐसे ही नहीं कहते कि ओल्ड इज गोल्ड, और अगर पुरानी चीज कुछ ज्यादा ही पुरानी हो जाती है तो वो बहुमूल्य हो जाती है आगे जाकर के। तो ये सब चीजें हैं और हाँ, पुरानी चीजों का मैं शौकीन हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि कुछ प्रयास मेरे तरफ से हो जहां पर जो कुछ चीजें मेरे पास पुरानी है उसमें और भी कुछ जोड़ सकूं। नरेंद्र सर, मतलब जो फिल्मों के नाम हम देख रहे थे, RSTDM हुआ, मैंने प्यार किया हुआ, मैं नाड़ी तू खिलाड़ी हुआ, ये सब फिल्में तो अगर मतलब ये मान के चलूँ मैं भी आपसे बड़ा हूँ थोड़ा, तो भी हमारे आसपास ही कहीं होगी ये फिल्में। देखी होंगी ये फिल्में तो आपने? दोबारा देखो ये क्या अगर रिलीज होती है तो? ये सब अगर मुझे फिल्में मिल जाती है, और कुछ तो फिल्में मैंने मेरे YouTube का इस्तेमाल मैं प्रयोग करता हूँ YouTube का, तो वहां पर अगर कुछ पुरानी पिक्चरें मिल जाती हैं तो उनको मैं डाउनलोड करके आर्काइव भी करके रखता हूँ सुमित। कुछ कुछ पिक्चरों के नाम, अगर अंगूर एक चित्रपट थी, बहुत ही हास्य वाली ये चित्रपट थी,
इसको हमने डाउनलोड करके रखा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। हमें हमारे जीवन में भी जो संकल्प लेकर के ये चित्रपट बनी थी और जो संदेश लेकर के आए थे कि भाई आप कल की चिंता करते रहोगे तो आज जो आप जिंदगी जी रहे हैं वो गवा बैठोगे। तो मेरे ख्याल से कुछ फिल्में ऐसी है जो कुछ बहुत ही बेहतर जिंदगी को लेकर के सबक हमें सिखाते हैं। तो मैंने बिल्कुल ये सब पिक्चरें देखी और कुछ तो मैंने मेरे आर्काइव में डाउनलोड करके भी रखी। तो नरेंद्र सर, आप क्या जाओगे क्या, अगर ये दोबारा रिलीज हो रही है जैसे जैसे मूवी, कोई है क्या इनमें से वॉच लिस्ट जो लग रहा है कि हाँ देखनी चाहिए, उस समय नहीं देख पाए, कॉलेज टाइम था, नहीं टाइम मिला, अब मौका पड़ रहा है, देखना चाहोगे क्या? जी डेफिनेटली पुरानी जो पिक्चर्स हैं या मूवीज हैं उनका डेफिनेटली एक काफी अच्छा स्क्रीन प्ले, स्टोरी और कुछ ना कुछ लेसन हुआ करते थे। और जहाँ तक अभी जो रिलीज हो रही है वहाँ पे लगभग लगभग सारी पिक्चर ऑलरेडी वो टाइम पे हम देख ही चुके हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ फिल्में यहाँ पे ऐसी भी हैं जो दोबारा अगर मौका मिला और टाइम मिला तो देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली पुरानी पिक्चरों का एक क्रेज और उस समय जो उनकी स्टोरी लाइन और जिस हिसाब के इवन गाने हुआ करते थे वो फिलहाल की मूवीज में थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो एक ये भी रीजन है कि लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं पुरानी मूवीज के लिए, स्पेशली जो वो टाइम से गुजरे थे, चाहे आप 90s या 2000s की बात करें तो स्पेशली जो दो डिकेड्स थी वहाँ के लोग काफी मिस करते होंगे आजकल की पिक्चरों को देख के। जो क्वालिटी आजकल की मूवीज में आई है तो डेफिनेटली उसका एक मार्केट सेगमेंट डेफिनेटली है इन मूवीज का फिलहाल। धर्मेश सर, आप रखते हो क्या शौक ये मूवीज देखने का? मतलब नई वाली का तो नहीं पता, ये पुरानी मूवीज देखोगे क्या इफ इन केस चांस मिल रहा है तो? नहीं नहीं, सारे मूवीज का शौक रखता हूँ। और कितना भी पढ़ाई का प्रेशर रहा हो, मैं मूवीज कभी मिस नहीं किया, चाहे स्कूल, कॉलेज या आज के लाइफ में। आई एम रैंक होल्डर इन सीए, बट मतलब एग्जाम्स के बीच में मैंने मूवी देखी है। इस तरह का एक्साइटमेंट रहता था उन जमानों में। देखिए, और जहाँ तक पुरानी चीज़ों की वैल्यू की बात है तो स्टॉक मार्केट से अच्छा कोई मार्केट नहीं है जहाँ इसकी वैल्यू सबसे अच्छे तरीके से आपको एक लाइव एग्जांपल्स उदाहरण मिलते हैं। अभी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लो, एच एन मोटर्स को देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक को देख लो। ऐसी कई सारी कहानी, भारतीय एयरटेल हो गया, टीसीएस हो गया, टाइटन हो गया। ये जितनी पुरानी होती गई उतनी और वैल्यूएबल होती गई। और जो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहे हो तो सबसे ज़्यादा वेल्थ आपका यहाँ क्रिएट होके निकल के आता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो पुरानी फिल्में हैं उससे आप एक समय के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। आप चाइल्डहुड के, कॉलेज यूथ के हिसाब से जब कनेक्ट करते हैं तो लाइवली हो जाती है। और अभी टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा वरदान मिला हुआ है जहाँ आप उसको वापस उस लाइफ को जी सकते हैं। सो ऑलवेज गुड थिंग्स आर ऑलवेज वेलकम इन लाइफ। अच्छी होनी चाहिए बस। इनफैक्ट ये क्लासिक एग्जाम्पल आपने आइडेंटिफाई किया है। अब वो क्लासिक एग्जाम्पल क्यों है? देखिए, लास्ट वीक हमने बात की थी न्यू एज कंपनियों की, वो कंपनियों की जहाँ पर बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। ये फियरी यंग स्टॉक्स, ये लास्ट वीक हमारी थीम थी जिसमें हमने इमर्जिंग स्टोरीज़ के ऊपर बात की थी। तो हमने सोचा चलिए इमर्जिंग स्टोरी तो हो ही गई, अब जरा उन स्टोरी की बात भी कर लेते हैं जो कि ओल्ड स्टोरीज़ हैं लेकिन अभी भी बहुत ही गोल्ड स्टोरीज़ हैं, जिनके अंदर अभी भी बहुत पैसा या पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। न्यू एज अपनी जगह अच्छे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी भी ख़राब हो गई, आप उन पे भी दाव लगा सकते हैं। तो हमने इसीलिए तीनों जानकारों से ये थीम के ऊपर काम करने के लिए कहा और आइडेंटिफाई करने के लिए कहा कुछ स्टॉक। गौरांग सर, सबसे मतलब मुझे जहाँ से याद है, जब से मैं आपको जानता हूँ तब से आप एक से एक क्लासिक स्टॉक ही निकाल रहे हो और वो स्टॉक के साथ आप फर्मली बने भी रहे हो। भाव बदल गए, भावनाएं बदल गई, उनके प्रॉफिट 3 डिजिट से 5 डिजिट में आ गए, लेकिन आप अभी भी उनके साथ हो। सो पहला नाम आपकी तरफ से। तो ये भी एक कला होती है बाजार में कि भले बाजार में आपको समय देना चाहिए, पहली बात तो धैर्य रखना चाहिए और आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए सीमित। और प्रयास यही रहा है कि हम ऐसे स्टॉक्स लेकर के आए हैं जहां पर लंबी अवधि के लिए निवेशकों की पूंजी में बहुत ही शानदार वृद्धि हो। तो पहला विकल्प हम निजी क्षेत्र की वित्तीय बैंक, जिसका विलय हुआ था, बहुत महाविलय हुआ था, 2 महारथी विलय हुए थे, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। तो हम एचडीएफसी बैंक की चर्चा करेंगे और यही विकल्प है हमारा लंबी अवधि के लिए। आपको याद होगा जब विलय हुआ था तो काफी कुछ ढोल नगाड़े बज रहे थे कि विलय को लेकर के बहुत सारे
बेहतरीन से बेहतरीन नजरिया लोग सामने रख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर हो जाएगा। लेकिन मल्टी बैगर बनने के लिए समय भी देना पड़ता है। मल्टी बैगर यूं ही 24 घंटे में या 48 घंटे में नहीं बनते सुमित। और फिर विलय के बाद किसी एक गोरे बुद्धिमत्ता वाले ने यहाँ पर बिकवाली की रिपोर्ट निकाली थी, क्योंकि उनको डर और भय लग रहा था कि मार्जिन में दबाव होंगे। एक वास्तविकता वो शायद भूल गए पहचान करने के लिए कि जब बड़े महारथियों का विलय होता है तो समय लगता है औपचारिक स्तर पर उसको बदलाव लाने के लिए आंकड़ों में और कामकाज में। और बहुत ही नीचे की तरफ के दाम दिए थे। 1400 का स्तर रिलायंस किसी से तोड़ा नहीं है और आज 1600 के पार खड़ा है। तो एक सबसे बड़ी मजबूत बैंक निजी क्षेत्र की ब्रांचेस को लेकर के, कामकाज को लेकर के, एसेट क्वालिटी को लेकर के पिछले सालों के साल आप नतीजे देख लिए तो तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल सुधार होते होते आ रहा है। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य मैं यहाँ पर आपके समक्ष रख रहा हूँ 1850 का, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है और यकीन है कि ये स्टॉक आपको 2000 या 2200 के पार भी जाता हुआ दिखेगा अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। तो पहला विकल्प एचडीएफसी बैंक 1850, बहुत ही न्यूनतम मध्यम अवधि के लिए हम लक्ष्यांक लिख करके चल 1850 के टारगेट्स के लिए आप एचडीएफसी बैंक को देख सकते हैं। ये वैसे भी अमंग सबसे सस्ते बैंक्स में वैल्यूएशन वाइज दिखाई पड़ रहा है। अभी नहीं चला, लेकिन हाँ ओल्ड है और एक बढ़िया गोल्ड भी है, उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से पहला नाम। जी, हमारी तरफ से पहला नाम एफएमसीजी सेक्टर से है। कंपनी का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो थोड़ा सा म्यूटेड टाइप के नतीजे आए थे, वीकर देन एंटिसिपेटेड थे। 3% की वाई कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था वर्सेस स्टेट एस्टिमेट ऑफ 2%। और जो कंसोलिडेटेड जो ग्रोथ थी वो 9% थी, 11% ऑर्गेनिक एंड 10% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ थी कंपनी की। और लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीज ये है कि जो मैनेजमेंट का फोकस है आगे बिजनेस के लिहाज से वो है काफी वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट करना। और इंटरनेशनल मार्जिन्स जो हमको इस क्वार्टर में भी देखने को मिले अच्छे होते हुए, वो आगे जाके भी और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी की ओवरऑल जो मार्जिन ग्रोथ आने वाली है उसमें इंटरनेशनल बिजनेस से मार्जिन एक्रीशन डेफिनेटली आएगा। और जो कंपनीज के कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और हमारा जो इसमें फोरकास्ट है वो 13% डोमेस्टिक रेवेन्यू सीएजीआर और 7% इंटरनेशनल सीएजीआर का है। तो यहाँ पे आप 1670 के टारगेट के साथ इसमें निवेश करके चल सकते हैं। 1670 के टारगेट के लिए गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस की दिग्गज कंपनी और एक बहुत ही पुराने घराने की तरफ से ये कंपनी आती है, गोदरेज ग्रुप की तरफ से। तो आप गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर नजर रख सकते हैं। दूसरा नाम है नरेंद्र सर, माफ कीजिए धर्मेश सर, आपकी तरफ से पहला नाम। बिल्कुल बैंकिंग स्पेस से रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ इंडिया पे बाई करने की सलाह रहेगी। और अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस काफी उतार चढ़ाव देखा है इन्होंने पिछले 10-12 साल में और काफी समय से ये सब कार्यरत हैं। बट मुझे लगता है अभी जो है ये सबसे पिंक ऑफ द हेल्थ में है। बैंक ऑफ इंडिया इसलिए मैंने सेलेक्ट किया बिकॉज अगर Q1 की आप अर्निंग्स देखें तो वहां पर ये इकलौता ऐसा बैंक था जिसने हर पैरामीटर्स पे एफिशिएंसी इन इंप्रूवमेंट दिखाई, चाहे वो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो, नेट एनपीआर जब 1% से नीचे रखा है इनका, क्रेडिट कॉस्ट 0.64%, स्लिपेजेस घट के आए हैं और साथ में जो ग्लोबल एडवांसेस वो 15% के आसपास ग्रो किया, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कंपैरेटिव है। और इसमें जो क्वार्टर आप देखें तो इसकी डिपॉजिट ग्रोथ जो थी वो बेटर थी एडवांसेस से, जहां पर काफी चिंताएं जताई जा रही है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो फास्ट हो रहा है डिपॉजिट से। तो वहां भी वेल कैपिटलाइज है और वैल्यूएशन में काफी सस्ता 0.69 प्राइस टू बुक मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि आने वाले 5-6 साल में जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस को वैल्यूएशन की मल्टीपल्स मिलती है और वो एट पार होगी प्राइवेट सेक्टर के साथ। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है ये लोग भी इक्वली कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। तो इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की तरह आप पोर्टफोलियो में ऐड करते रहे, लंबे समय के लिए रुके ताकि ये और थोड़ा पुराना बने। और 5 से 6 साल अगर रुकने को तैयार है तो मेरे हिसाब से डबलर है करंट मार्केट प्राइस से। तो डबलर हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया अगर आप समय दे सकते हैं। तो ये एक और नाम जो कि पुरानी कंपनी जरूर है लेकिन अभी भी बहुत स्टीम बाकी है, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। गौरांग सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से। दूसरा विकल्प रंग रोगान क्षेत्र से है और नाम है एशियन पेंट्स। अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी इस क्षेत्र में अपने नक्शे कदम रखे थे और डर और भय का माहौल पूरे रंग रोगान क्षेत्र में आ गया था कि अब
प्रतिस्पर्धा की कोई सेहत या लिमिट नहीं रही है और इनके मार्जिन दबाव में आएंगे। नई कंपनी जो आ रही है वो अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही कम भाव में बाजार में उतारेगी, उसके वजह से इनको भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम कम करने पड़ेंगे, जिससे शुद्ध मुनाफे के मार्जिन में दबाव आएगा, शुद्ध मुनाफा कमाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यही स्टॉक था, मेरे ख्याल से 3,3100 के पास था जब ये खबर आई, तो ये लुढ़क करके 2,800 के आसपास पहुंचा है, उससे थोड़ा बहुत नीचे भी गया होगा सुमित भाई, लेकिन एक शानदार तरीके से फिर ये ऊपर की तरफ उभरा है। पहली तिमाही के नतीजों को देख करके हमारा उत्साह और बढ़ गया है और जिस प्रकार से इस कंपनी की मौजूदगी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी इनकी मौजूदगी है, मार्केट शेयर काफी अच्छा है। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में योगदान बेहतरीन तरीके से आ रहा है, जो कि एक हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट है। कच्चे तेल के दाम न्यूनतम स्तर पर है, तो ये पेंट कंपनी के लिए एक सकारात्मक बात होती है, क्योंकि लागत खर्च में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो कच्चे तेल जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने पेंट्स में इसका होता है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा सुमित, कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, तो ये पेंट बेस ऑयल बेस्ड पेंट से हट करके वाटर बेस्ड पेंट में जा रहे हैं, जो कि ज्यादा किफायती और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बड़ा है। 3,300 के यहाँ पर भी बहुत ही साधारण लक्ष्यांक मैं दे रहा हूं, लेकिन पूरा यकीन है कि नतीजों के आधार पर इन लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। 3,300 के टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स पे आप बेट कर सकते हैं। इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन ठीक है, 3,300 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी बेट कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। नरेंद्र सर बने रहेंगे, धर्मेश सर बने रहेंगे, गौरांग सर बने रहेंगे। उन तीनों से हम और भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार, जहां पर हैं ज़रूर पुराने स्टॉक, लेकिन अभी भी काफ़ी स्टीम बाकी है। ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, और पिछली बार के न्यू स्कूल्स की स्टॉक्स की जगह अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ओल्ड स्कूल स्टॉक्स की जिनमें अभी भी काफ़ी जूस बाकी है, काफ़ी स्टीम बाकी है। हमारे साथ गौरांग सर मौजूद हैं, नरेंद्र सर मौजूद हैं, धर्मेश सर मौजूद हैं। धर्मेश सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? जी, दूसरा नाम स्वराज एजेंट्स पर रहेगा। ये कंपनी अराउंड 1985 में बनी थी। पंजाब ट्रैक्टर्स और क्लस्को वायर इंजन को प्रमोट किया था। पंजाब ट्रैक्टर्स, स्वराज ट्रैक्टर्स जो ब्रांड बनता था उसके इंजन ये बना के देती थी। 97% ऑफ बिजनेस अभी भी आता। बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2007 से विलय कर लिया। कंपनी देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है, 10-11% से इसका ग्रोथ होता रहा। हाल फिलहाल इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया। 1.5 लाख इंजन से अब 1,95,000 इंजन की कैपेसिटी आ गई, जो कि फुल्ली कमीशन हो गया है। और मुझे लगता है मॉनसून अच्छे रहे, ट्रैक्टर की जो सेल्स है वो बढ़ने वाली है, और बेसिकली महिंद्रा इसका मेन ये बायर रहा है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आरओई 35-36% के आसपास का है, और प्राइस मल्टीपल्स में ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है। 27-28 के प्राइस मल्टीपल में मिल रहा है। बैलेंस शीट काफी क्लीन है। मुझे लगता है 1 साल के नजरिए से मिनिमम अगर वो टाइम होराइजन हो, उसके लिए आप निवेश करने को तैयार है, तो 3900 से 4000 के प्राइस टारगेट मिलने चाहिए। अगर आप 4-5 साल रुकने को तैयार हो, जिस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया की हम लोगों ने बात की, तो वहां पर मुझे ये भी एक डबलर दिखता है। ये डबलर हो सकता है, लेकिन समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज कंपनी सच में काफ़ी पुरानी और काफ़ी बेहतरीन कंपनी जो आपके लिए धर्मेश सर पिक करके लाए हैं। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? जी, हमारा जो दूसरा पिक है वो ड्यूरेबल्स स्पेस से है। कंपनी का नाम है अंबर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो साल के इनिशियल 1.5 मंथ्स के बाद कंपनी थोड़ा फ्लैटिश रही है। उसका रीजन था कि जो रेलवे सब सिस्टम और मोबिलिटी डिविजन थी वहाँ पे डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक थोड़ा सा ऑफ टेक स्लो था, इसके कारण परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन अभी लेटेस्ट नतीजे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से जो ग्रोथ आई है वो काफी प्रॉमिसिंग है, और कंपनी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबिलिटी का जो सेगमेंट है वो हम एक्सपेक्ट करें कि काफी तेज गति से ग्रो होने वाला है, और जो नेक्स्ट 4 से 5 ईयर्स में है वो ग्रोथ कंटिन्यूस मेंटेन रहेगी, हाई ग्रोथ। और इसमें जो मेन जो कारण है वो है इंडिजनाइजेशन है, सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स है, और जो गवर्नमेंट ने न्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई है पीसीबीज पे, वो काफी हद तक कंपनी को मदद करने वाला है। और ऑलमोस्ट 35% सीएजीआर से ये नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स ये जो दोनों सेगमेंट है वो कंपनी का ग्रो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफी बड़ी ग्रोथ स्टोरी अभी इस कंपनी में बाकी है। और जो कंपनी का आरओसी है वो भी अगर आप देखेंगे तो 8.5% से इम्प्रूव होके हमें लगता है कि ये 14% प्लस तक इम्प्रूव होगा, जो काफी सिग्निफिकेंट है।
तो डेफिनेटली इसमें काफी बड़ा रिटर्न पोटेंशियल अभी भी बाकी है, और जो टारगेट फिलहाल हमारा है वो है 5,553 का। 5,553 रुपए के टारगेट्स के लिए आप एम्बर एंटरप्राइज पे लॉन्ग जा सकते हैं। नरेंद्र सर, ये 5,553 क्यों? 55 नहीं, 50 नहीं, 5500 नहीं, 5600 नहीं, ये तीन क्या कुछ वाला कुछ लकी था क्या? जी नहीं, ऐसी लक वाली तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से मॉडलिंग में नंबर रिफ्लेक्ट होता है, तो राउंडिंग शायद नहीं की होगी। अदरवाइज 5,550 भी आप ले सकते हैं, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें इतना ज्यादा। 5,555 कर देते तो ज्यादा जल्दी याद भी रहेगा। 5555 ये 4 के लिए। अच्छा, ये नरेंद्र सर, ये एम्बर एंटरप्राइज पीएलआई का भी एक बड़ा बेनिफिशियरी रहना चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, डेफिनेटली। जैसे मैंने बताया कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी पीसीबीज पे है, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ओर इशारा करता है। कंपनी का ऑलरेडी सेगमेंट भी है इसमें, जहाँ पे कंपनी आप देखेंगे तो जितनी भी मोटर असेंबलीज है, जो अपने बीएलडीसी फैंस हो गए, या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स होते हैं जो मोटर्स में लगते हैं, वो हो गए प्रोडक्ट्स, स्मार्ट वॉचेस हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पीसीबीज है। तो इस टाइप के भी कंपनी का एक्सपोजर है इसके अंदर पीसीबी असेंबली डिजाइन में। तो डेफिनेटली इसको इसका पीएलआई स्कीम में भी फायदा मिलेगा। तो एम्बर एंटरप्राइजेस 5,553 रुपए के टारगेट्स के लिए आपके सामने नरेंद्र सर ने स्टॉक को रखा है। अब जरा एक एक करके वो तमाम स्टॉक्स लेकर आइए जो कि हमने अब तक बात की है। पहले गौरांग सर के जरा दो पुराने स्टॉक्स, ओल्ड स्कूल स्टॉक्स जो हैं, जरा वो लेकर आइए। सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, देश का दूसरा नहीं सबसे बड़ा इनफैक्ट निजी बैंक एचडीएफसी बैंक, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से देश का सबसे बड़ा बैंक। एशियन पेंट्स, पेंट स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी, इन दोनों के ऊपर आप बेट कर सकते हैं करीब 1850 और 3300 रुपए के टारगेट्स के लिए। धर्मेश सर की तरफ से जो दो नाम आए हैं उसमें बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरा नाम है स्वराज इंजन का, करीब करीब 4,000 रुपए के टारगेट्स के लिए। और अदरवाइज अगर आप समय देते हैं तो यहाँ पर और अच्छे पोटेंशियल खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और तीसरा नाम जो नरेंद्र सर की तरफ से आए हैं उसमें से गोदरेज कंज्यूमर, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। और एम्बर एंटरप्राइजेज एक और ऐसा नाम है जहाँ पे 5,553 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। तो हमारे तीनों जानकारों का मानना है कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका भी, नरेंद्र सर आपका भी, और धर्मेश सर आपका भी हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और साथ साथ इन सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ पर भी पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार।